नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल यूपीएससी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यह बनता है कि आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो आज हम भाषिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आरंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं कौन कौन सी है और आरंभिक हिंदी पर टिप्पणी लिखिए। तो यदि आरंभिक हिंदी पर टिप्पणी लिखने का आता है तो आप इसी को लिख सकते हैं, और आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं लिखने को आता है तब भी आप इसी उत्तर को लिख सकते हैं। लेकिन व्याकरणिक विशेषताओं के लिए मैं अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम आरंभिक हिंदी है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आज जिस खड़ी बोली हिंदी का हम प्रयोग करते हैं उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ था। तो भाषा का जो विकास हुआ हिंदी भाषा का वह हुआ था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। लेकिन अपभ्रंश के बाद एक अवहट्ट नाम की भाषा का अस्तित्व आया, उसने जन्म लिया। और अवहट्ट और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं जो और हिंदी है ना, तो अवहट्ट और हिंदी के बीच में एक अन्य भाषा ने जन्म लिया जो प्रचलन में थी, और उसी हिंदी को हम कहते हैं आरंभिक हिंदी अथवा प्रारंभिक हिंदी अथवा प्राचीन हिंदी अथवा पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी कहा है। मतलब अपभ्रंश और हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच में जिस भाषा का प्रचलन था उस भाषा को हम पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। इसके अन्य नाम है प्रारंभिक हिंदी, आरंभिक हिंदी, प्राचीन हिंदी, पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसे नाम दिया है। आइए हम इसके प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। पहले थोड़ा पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। आरंभिक हिंदी को प्रारंभिक हिंदी, प्राचीन हिंदी अथवा पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ भी नाम से परीक्षा में आए आपको इसको ध्यान में रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हिंदी के जाने माने विद्वान हैं, इनका क्या कहना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के शब्दों में अपभ्रंश का परवर्ती रूप ही पुरानी हिंदी है। मतलब अपभ्रंश का बाद का रूप क्या है, पुरानी हिंदी है। आरंभिक हिंदी अपभ्रंश से विकसित अवहट्ट तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश से अवहट्ट ने जन्म लिया और अवहट्ट तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच जिस भाषा का प्रचलन था उसे कहा जाता है आरंभिक हिंदी। तो यह इनकी बीच की कड़ी है। तो किसके किसके बीच की कड़ी है मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, आप समझ गए होंगे। उत्तरकालीन अपभ्रंश मतलब परवर्ती अपभ्रंश पुरानी हिंदी से साम्य रखता था, क्योंकि पुरानी हिंदी उसी से जन्म ली है। यही स्थल पुरानी हिंदी का उद्गम स्थल है। तो जो उत्तरकालीन अपभ्रंश है या फिर परवर्ती अपभ्रंश है, यही पुरानी हिंदी का जन्म स्थल है, उद्गम स्थल है। अपनी प्रौढ़ सामर्थ्य के कारण पुरानी हिंदी ने अनेकानेक कवियों को साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया। तो जो पुरानी हिंदी है समृद्ध हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी स्थिति में थी, परिष्कृत हो चुकी थी। इसी के कारण जो उस समय तत्कालीन जो प्रचलित उस समय जो कवि थे, जो महान कवि लोग थे, उन्होंने पुरानी हिंदी में काव्य रचना किया। कौन कौन थे, साहित्य सृजन किया। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार के साहित्य का सृजन किया गया। आदिकालीन रासो साहित्य जिसे आप वीर काव्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद रास काव्य, जैन साहित्य है रास काव्य, परवर्ती सिद्ध काव्य, नाथ काव्य आदि। तो पुरानी हिंदी के साहित्य के अंतर्गत इनके द्वारा रचित साहित्य को लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं व्याकरणिक विशेषताएं नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। व्याकरणिक विशेषताओं के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। अवहट्ट है ना, क्योंकि अवहट्ट के बाद इसका प्रचलन हुआ था पुरानी हिंदी का। अवहट्ट में जिन दो स्वरों ए और औ का प्रवेश हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अवहट्ट में जिन दो स्वरों अ और औ का प्रवेश हुआ, आरंभिक हिंदी में उसका प्रयोग बहुलता से हुआ। अवहट्ट में दो स्वरों का प्रचलन शुरू हुआ था, अ और औ। आरंभिक हिंदी में उसका प्रयोग बहुलता से हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। तो पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु है अनुनासिक तथा अनुस्वार दोनों के लिए बिंदु का प्रयोग किया गया। अनुनासिक मतलब हम क्या किसको बोलते हैं, ये चंद्र बिंदु को हम बोलते हैं अनुनासिक, और अनुस्वार बोलते हैं जो डॉट लगाते हैं, पंचम वर्ण के लिए आता है। तो अनुनासिक और अनुस्वार दोनों के लिए बिंदु का प्रयोग
प्रचलन में था, ये इसका प्रयोग प्रचलन में था, ये ध्यान में रखें। इसके बाद सभी स्वर स्वरांत होते हैं, व्यंजनांत नहीं। जितने भी शब्द, सारे सभी शब्द स्वरांत होते हैं, व्यंजनांत नहीं। मतलब जितने भी शब्द हैं उनकी समाप्ति स्वर के साथ होती है। जैसे कमल, खरगोश, तो आ रहा है। इसे उकार बहुला भाषा भी कहा गया। उकार मतलब अधिकांश शब्द ऊ की मात्रा से समाप्त होते थे। जैसे पापू ऊ की मात्रा से समाप्त हो रहा है, पिंडू ऊ की मात्रा से समाप्त हो रहा है, चलू ऊ की मात्रा से समाप्त हो रहा है। तो सभी शब्द स्वरांत होते हैं, व्यंजनांत नहीं। स्वर से इनका समाप्ति होती है सभी शब्दों की। और इसे उकार बहुला भाषा भी कहा गया। उकार बहुला क्यों? क्योंकि अंत में ऊ आता था। उकार बहुला भाषा क्यों कहा गया? क्योंकि अंत में ऊ आता था, जैसे पापू, पिंडू, चलू आदि। इसके बाद ये जो 3 प्रकार के श हैं, श, श और स, इसके स्थान पर सर्वत्र स का ही प्रयोग होता था। एक ही स का प्रयोग होता था, केवल इसी का। स सर्वता का जो होता है केवल इसी का प्रयोग होता था। श, श और स तीनों के स्थान पर एक ही स का प्रयोग होता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 5वां बिंदु है ड़ा और अढ़ा। ये जो 2 शब्द हैं, ड़ा और अढ़ा, इनका प्रयोग भी स्पष्ट रूप से होने लगा। और ड़ा के प्रयोग की बहुलता है। ड़ा के प्रयोग की बहुलता है, हकार प्रधान है। ह का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, हकार प्रधान प्राधान्य। व और ब में कोई अंतर नहीं रह गया। व और ब में कोई अंतर नहीं रह गया। शब्द के बीच में आने वाला म अब वह या उ रूप में मिलता है। शब्द के बीच में यदि म आता है या फिर आ आता है, शब्द के बीच में यदि म आता है या वह आता है तो वह उ रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? उ के रूप में मिलता है। उदाहरण देखते हैं, कमल, तो ये जो म है ना, म, ये वह हो गया। म क्या हो गया? वह हो गया, क्योंकि बीच में आ रहा है। दमन, ये भी दमन की जगह में म क्या हो गया? वह हो गया, और ना हो गया अड़ा। तो इस प्रकार के परिवर्तन आने लगे। इसके बाद 6वां है शब्द के आरंभ में आने वाले संयुक्त व्यंजनों में से केवल एक ही रह गया। संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं? जब 2 व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हों। जब 2 व्यंजन, जैसे स्कंद में आधा सा और का, ये दोनों जुड़े हुए हैं। आधा सा और यहाँ पर का जुड़े हुए हैं। ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे, ये आधा सा और का जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप नहीं देख पाए लगता है, इधर मैं लिख देता हूं क्योंकि ज्यादा मैंने किनारे लिख दिया। तो आप देखिए, ये आधा और शा और का, यहाँ पर क्या है? ये सा और का, ये संयुक्त व्यंजन हो गया स्कंद में, तो ये बन गया कंधा। प्रिय, प के साथ रा जुड़ा हुआ है। प के साथ क्या जुड़ा है? यहाँ पर रा जुड़ा हुआ है, तो प्रिय क्या बन गया? पिय बन गया। तो संयुक्त व्यंजन में से दो व्यंजन जो आ रहे थे एक साथ संयुक्त व्यंजन, उसमें से केवल एक ही रह गया। शब्द के मध्य में आने वाले संयुक्त व्यंजन, ये तो शुरुआत की बात हो गई। शब्द के मध्य में यदि संयुक्त व्यंजन आते हैं तो क्या हो गया? वो द्वित्व हो गए, 2 बार आने लगे। वो पहले तो एक बार आने लगा था, अब क्या है? बीच में आने पर वो 2 बार आने लगा। जैसे दुर्जन, रा और जा हो गया। रा और जा 2 व्यंजन आ रहे हैं, रा और जा दुर्जन में, तो 2 बार जा आ गया, जा और जा, द्वित्व व्यंजन हो गया। इसी पर अक्षर, अक्षर श किससे बनता है? का और श से बनता है अक्षर, तो ये क्या हो गया? अक्षर हो गया। क और ख द्वार, द्वित्व व्यंजन बन गया। मतलब यदि शब्द के मध्य में कोई व्यंजन आता है संयुक्त व्यंजन, तो वह द्वित्व व्यंजन 2 बार में विभाजित हो जाता है, 2 व्यंजन के रूप में विभाजित हो जाता है। इसके बाद 7वां है अनुकरणात्मक शब्दों की प्रचुरता भी आरंभिक हिंदी विशेषता है। आरंभिक हिंदी की विशेषता है। उदाहरण के लेते हैं, कनकन, डगमगाना, तो जैसे ठकठकाना, खटखटाना, इस टाइप में अनुकरण। अनुकरण किसी चीज का अनुकरण करते हैं। जैसे कोई मशीन है, वह खट 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 खट, तो उसके अनुकरण में हम लिखेंगे खट खट, है ना। डगमगाना, कोई डगमगा रहा है तो इस प्रकार अनुकरणात्मक शब्दों की प्रचुरता भी प्रारंभिक हिंदी की विशेषता है। इसके बाद 8वां देखते हैं, व्याकरणिक कोटियों की दृष्टि से नए नए प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय पता है आपको, तो व्याकरणिक कोटियों की दृष्टि से नए नए प्रत्ययों का प्रयोग होने लगा। परसर्ग मतलब होता है विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा इनका प्रयोग होने लगा। कृदंत रूप, कृदंत रूप मतलब जो धातु रूप है या फिर क्रिया के जो रूप होते हैं, जैसे गम, गच, जाना, ये सब, तो जो क्रिया के नए नए रूप विकसित होने लगे। सविभक्तिक प्रयोग बहुत थोड़े हैं, मतलब जो कारक, जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, ने, को, से, पर इत्यादि का प्रयोग बहुत कम होने लगा। निर्विभक्तिक रूप अर्थात बिना कारक चिन्ह के सभी कारकों के अर्थ प्राप्त होते हैं। तो इस समय जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने,
कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान से अलग होना पाया जाए, संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होना पाया जाए। इस प्रकार के जो कारक चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह, इनका प्रयोग बहुत कम होने लगा, निर्विभक्तिक रूप का प्रयोग होने लगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद प्राय स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होते हैं। जो शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं वह ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा से समाप्त होते हैं। जैसे आँखी, छोटी ई की मात्रा है खी, आगी, ग में छोटी की मात्रा है ये, छोटी की मात्रा हो गई। इसी प्रकार खी में है, छोटी की मात्रा हो गई है खी। इसी प्रकार इसमें ती हो गया, छोटी की मात्रा हो गई। इसके बाद बहुरिया है ना, बहुरिया में ये वहां पे री जो आ रहा है ये भी छोटी की मात्रा है आदि। संख्यावाचक विशेषण स्पष्ट होने लगे थे। इसके बाद जो संख्यावाचक विशेषण है ये भी क्या है, स्पष्ट होने लगे। इसके बाद 10वां है अपभ्रंश और अवहट की तरह ही तद्भव शब्दों की प्रधानता रही। अपभ्रंश और अवहट में तत्सम शब्दों की नहीं बल्कि तद्भव शब्दों की प्रधानता रही। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। जैसे कक्ष है तो कक्षा हो गया या फिर कमरा हो गया, कक्ष से कमरा बन जाता है, क्षेत्र से खेत बन जाता है। तो ऐसे ही तद्भव शब्दों की प्रधानता इसमें होने लगी। किंतु भक्ति आंदोलन के प्रभाव से तत्सम शब्दों का प्राचुर्य बढ़ा। बाद में जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तब तत्सम शब्दों का प्राचुर्य बढ़ा और मुगल काल में अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रवेश हुआ, जिनके अंदर में हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं, क ख ग ज फ। तो बाद में क्या, मुगल काल में अरबी फारसी के शब्दों का प्रवेश हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि व्यवस्था, व्याकरण रूप, ध्वनि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, व्याकरण के रूप की दृष्टि से, व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से, शब्द भंडार की दृष्टि से आरंभिक हिंदी अपभ्रंश अवहट एवं मध्यकालीन हिंदी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। मध्यकालीन हिंदी मतलब जो भक्ति काल में हम जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार अगर आप संक्षेप में करना चाहें तो जो पुरानी हिंदी है, आरंभिक हिंदी है, प्रारंभिक हिंदी है अथवा प्राचीन हिंदी है, यह अपभ्रंश तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पुरानी हिंदी पर यदि आपको कोई टिप्पणी लिखने के लिए आता है या फिर पुरानी हिंदी, प्राचीन हिंदी, आरंभिक हिंदी या प्रारंभिक हिंदी के ऊपर यदि आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है या फिर इनकी विशेषताएं पूछी जाती है, तब आप इसी उत्तर को लिख सकते हैं। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा और इसे अपने मित्रों के साथ भी अधिक से अधिक साझा करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।